स्टार्ट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब नॉट नहीं, प्रॉफिट नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस, बराबर है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा बिजनेस जिसका मोटिव, मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, बोलने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए। बिजनेस है, प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन इनका मोटिव, मकसद प्रॉफिट नहीं है। हो जाता है प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते। सर मतलब क्या है? एक ऐसा बिजनेस जो सामान बेचेगा तो अपना प्रॉफिट सोचेगा, यार सामान बेचूंगा इतना प्रॉफिट होना चाहिए। वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कंसर्न कहते हैं। प्रॉफिट कंसर्न मतलब इनका मोटिव ही प्रॉफिट कमाना है। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जिनको सिर्फ समाज सेवा करना है, और समाज सेवा करते करते किसी ने उसको पैसा दे दिया, डोनेशन दे दिया, कुछ हो गया, तो उसको इनकम जनरेट हो गया, प्रॉफिट जनरेट हो गया। समझ में आया? तो इनका मोटिव कमाना नहीं था बट मिल गया, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया क्या? तो हम लोग उसका अकाउंट कैसे लिखा जाता है वो सीखने वाले हैं। मतलब एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट का बिजनेस हिसाब किताब कैसे करेगा वो हम सीखने वाले हैं। दिमाग में बैठा? क्लियर? अब क्योंकि वर्ड ही बोला है नॉट फॉर प्रॉफिट, इसका मतलब इस बिजनेस में प्रॉफिट वर्ड किधर भी नहीं होगा। प्रॉफिट सोचना ही नहीं है, दान धर्म ही है। समझ में आया क्या? इनका एक काम ही है भाई, लोगों का सेवा करते रहो, सेवा करते रहो, मेवा बाद में मिल जाएगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी चलेगा। समझ में आया क्या? चलो ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं, अगर ये टॉपिक मुझे सॉल्व करना है तो स्टेप्स फॉलो करना है, क्योंकि कोई भी चीज के लिए अगर आपको स्टेप्स मालूम है तो चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। मुझे अगर स्टेप मालूम है कि पहले माले पे जाना है तो ये स्टेप से जाने का है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो बिल्डिंग के बाहर खड़े रहूंगा, कैसे जाओ सोचते रहूंगा तो बिल्डिंग में चढ़ ही नहीं पाऊंगा। स्टेप्स मिलेगा तो बराबर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाओगे आप। तो इसलिए कोई भी टॉपिक अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या आना चाहिए? स्टेप्स आना चाहिए। तो यहां पे है स्टेप टू सॉल्व एनपीओ, क्लियर? जिसमें आपका पहला स्टेप है एनपीओ के सम को सॉल्व करने के लिए, पहला स्टेप है फाइंड कैपिटल फंड। अभी कैपिटल फंड क्या होता है? कैपिटल आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लाता है उसे कैपिटल कहते हो, बराबर। अब ये एनपीओ है, संस्था है, बराबर है। तो संस्था किसी ने तो चालू किया ही रहेगा, तो उसका बिजनेस में पैसा लगा ही रहेगा। तो हमको क्या फाइंड करना है? उसका पैसा, कैपिटल कितना लगा है, कैपिटल फंड फाइंड करना है। बात समझ में आया? दूसरा स्टेप है, अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है तो क्या करने का? आपको ओपनिंग बैलेंस शीट ढूंढने का है। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं मिला, पहला स्टेप तो कैपिटल फंड ढूंढना है, अगर वो नहीं मिला तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन में ढूंढना है क्या अपने को कोई ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है क्या। समझ में आ रहा है? अगर दिया है तो उसके अंदर कैपिटल फंड मिल जाएगा, अगर नहीं दिया है तो बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पे मैंने एक छोटा सा बैलेंस शीट बना के रखा है। ये जो बैलेंस शीट है ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है। इसमें मुझे इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा, और जो बैलेंस आएगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल फंड। समझ में आया क्या? मतलब पहला काम कैपिटल फंड ही है। दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिया है तो भैया बैलेंस शीट ढूंढो, ओपनिंग बैलेंस शीट ढूंढो या ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दिया है तो कैपिटल फंड मिल जाएगा, नहीं दिया है तो ये बनाना पड़ेगा, क्लोजिंग करना पड़ेगा और कैपिटल फंड फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्लियर? तो पहला कैपिटल फंड कैसे फाइंड करना है, कहां मिलेगा, वो क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप है कॉपी पेस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी मैंने आपको बताया था अगर कैपिटल फंड नहीं मिला तो आप क्या करोगे? बैलेंस शीट ढूंढोगे। कौन सा बैलेंस शीट ढूंढोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट ढूंढोगे। अगर क्वेश्चन में दिया है तो कैपिटल फंड मिल गया, और बाकी जो भी उसके अंदर अमाउंट होगा ना उसको कॉपी पेस्ट करने का क्लोजिंग बैलेंस शीट में। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट का जितना भी अमाउंट है, जो भी इसमें आपने लिखा है वो सब आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट, स्टेप नंबर 2। मतलब जो भी तुम्हारा बैलेंस शीट है उसको इधर कॉपी पेस्ट कर दो। क्लियर हुआ? प्रोजेक्ट तक क्लियर है? यहां तक। तीसरा स्टेप है वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपका फाइनल अकाउंट के स्टेप्स चालू हो जाते हैं। तीसरा स्टेप है मार्किंग करना है।
मार्किंग में आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट का मतलब पैसा जा रहा है। तो जब भी तुमको पैसा आ रहा है ना, तो उसका दो ही चीज मतलब है। दो ही मतलब क्या है, या तो मेरा इनकम है, क्योंकि पैसा है तो मेरा इनकम है। सर आपने तो बोला यहाँ पे इनकम नहीं होता है, इनकम नहीं हो रहा है बट पैसा मिल तो रहा है ना, तो आप उसको या तो इनकम ट्रीट कर सकते हो या तो आप उसे लायबिलिटी ट्रीट कर सकते हो। सर मतलब क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे मेरे संस्था के लिए किसी ने डोनेशन दिया और बोला है ये डोनेशन से तुम बिल्डिंग बनाओ, तो मुझे रिसिप्ट हुआ डोनेशन का, तो मैं बोलूंगा यार डोनेशन तो मेरा इनकम है। बोलूंगा नहीं, इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डोनेशन मेरे लिए नहीं है, ये बिल्डिंग के लिए, मतलब बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। अगर मैंने बिल्डिंग नहीं बनाया तो जिसने डोनेशन दिया बोलेगा तेरे को बिल्डिंग बनाने दिया था, तूने क्या किया पैसे का, चल्ला पैसा वापस दे। तो उस केस में वो पैसा मुझे देना पड़ेगा उसको वापस, तो मेरा क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज बन जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो जब भी आप रिसिप्ट का मार्किंग करोगे तो वो दो ही चीज मार्किंग में जाएगा, या तो वो आपका इनकम होगा या तो वो आपका लायबिलिटीज होगा। मतलब जब मैं रिसिप्ट पे मार्किंग करूंगा तो या तो मेरा इनकम है या तो मेरा लायबिलिटीज है। वैसे ही पेमेंट, मैंने पेमेंट किया, मेरा खर्चा ही होएगा, पेमेंट मतलब एक्सपेंस ही है, बराबर है कि नहीं? या तो एक्सपेंस है या तो असेट है। कैसे सर? मैंने पेमेंट किया कार परचेज करने के लिए, मैंने पेमेंट किया लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने के लिए, मैंने पेमेंट किया कंप्यूटर परचेज करने के लिए, तो ये सब जो पेमेंट किया इससे तो मेरा प्रॉपर्टी बन गया, खर्चा नहीं हुआ। मोटर कार खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, कंप्यूटर खरीदा, एक्सपेंस तो हुआ, लेकिन इन रिटर्न मुझे क्या मिला, प्रॉपर्टी मिला। और प्रॉपर्टी मेरा क्या होता है, असेट होता है। बात समझ में आया क्या? तो जब आप पेमेंट पे मार्किंग करोगे तो सोच समझ के, क्या वो मेरा एक्सपेंस है, क्या वो मेरा असेट है। समझ में आया? इसके अलावा कोई भी मार्किंग आपके रिसिप्ट और पेमेंट पे नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट पेमेंट दिया रहेगा। बात समझा? स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। क्या है? रीड एडजस्टमेंट एंड स्टार मार्क आइटम्स हैविंग एडजस्टमेंट। अब क्या करने का है, रिसिप्ट पेमेंट के नीचे एडजस्टमेंट दिया रहेगा, एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो उसको पढ़ना है। एडजस्टमेंट जिसके ऊपर भी है उसको स्टार मार्क करेंगे। भाई साहब तुम्हारे ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क। भाई साहब तुम्हारे ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क। तुम्हारे ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क। मतलब जिस पे एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क करेंगे। क्लियर हुआ? स्टेप नंबर 5 क्या है? पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करने के लिए एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या? अगर उस आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है, जिसको अपन ने स्टार मार्क किया उसके ऊपर, आइटम्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो उसको क्या करना है, इफ आइटम्स हैविंग एडजस्टमेंट देन पोस्ट द अमाउंट इन इनर कॉलम। मतलब एडजस्टमेंट है तो अमाउंट किधर जाएगा, इनर कॉलम में। एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट किधर जाएगा, आउटर कॉलम में। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? चलो ठीक है। एडजस्टमेंट, सॉरी, पॉइंट नंबर 6 क्या है? सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग टू इफेक्ट। दो इफेक्ट देने का, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। ये तो आप सभी को अभी पता ही होगा। लास्ट है क्लोजिंग करना है। तो सबसे पहला क्या क्लोज होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपके पास दो अकाउंट है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक बैलेंस शीट है, बराबर है? ये आपका अकाउंट है, ये आपका स्टेटमेंट है। तो पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज होगा। वो जब क्लोज होगा तो आपको क्या मिलेगा, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। सरप्लस मतलब पैसा बच गया है, प्रॉफिट नहीं वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, सरप्लस या तो डेफिसिट। अगर पैसा बच गया, सर आपको कैसे मालूम पैसा बच गया? क्वेश्चन में क्या दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया, बराबर है? तो जब मेरे पास पैसा आया और पैसा गया तो उसका जब मैं हिसाब किताब करूंगा, मेरे पास ₹1,00,000 आया, 50,000 गया, तो 50 बच गया। तो बच गया तो प्रॉफिट नहीं, उसे हम लोग कहेंगे सरप्लस, ज्यादा है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करने का, क्या यूज करने का, सरप्लस। और अगर लॉस हो गया तो लॉस वर्ड यूज नहीं करने का, क्या यूज करने का, डेफिसिट। क्या वर्ड यूज करने का, डेफिसिट। समझ में आया क्या? अगर लॉस है तो डेफिसिट, प्रॉफिट है तो सरप्लस। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को जब क्लोज करेंगे तो क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। इतना समझ में आया है? पक्का समझा है? चलो स्टार्ट करते, सम देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 अनसॉल्व सम में से पेज नंबर 121। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बर्सी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आपको कौन से साल का हिसाब किताब करना है,
31 मार्च 2020। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा ध्यान देना। जब आपका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, इसका मतलब क्या है कि साल चालू हुआ रहेगा 1 अप्रैल 2019 को, बराबर है। साल मार्च में खत्म हो रहा है तो अप्रैल में चालू हुआ रहेगा। तो जब भी आप एनपीओ करोगे ना, तो आप आपका करंट ईयर मतलब जिस साल का आपको हिसाब किताब करना पहले वो फाइंड कर लो। एनपीओ में करंट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मुझे मेरा करंट ईयर समझ में आ गया। व्हाट इज माय करंट ईयर? तो मेरा करंट ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। मुझे इस साल का हिसाब किताब करना है। क्लियर हुआ? मतलब आपका यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है या बैलेंस शीट बना है, वो कौन से साल के लिए बना है? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे किसका नाम आएगा? यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल। तो इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे? न्यू इंग्लिश स्कूल। कौन से साल का ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 20। तो यहां पे लिखना पड़ेगा 31 मार्च 20, और बैलेंस शीट भी उसी डेट का बनेगा 31 मार्च 20। इसका मतलब क्या है कि ये ईयर एंड है, तो ओपनिंग डेट क्या है? 1 अप्रैल 2019। प्रोजेक्ट था क्लियर? पक्का समझा? तो यहां तक हमने क्या किया, तो जो कॉलम ऊपर लिख के रखा, ये फॉर्मेट है, हर सब में ऐसा करना पड़ता है। फिर वो फाइनल अकाउंट, एडमिशन, कुछ भी करोगे तो किसके बुक में हिसाब किताब कर रहे हैं और कौन से साल का कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट, ये सब लिखना पड़ता है। ये आपको जब आउट ऑफ मार्क्स निकालना होता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। क्लियर है? तो फॉर्मेट प्रॉपरली आपको लिख के रखना है। ओके, अब बढ़ते आपके क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में सबसे पहला मुझे ढूंढना है कैपिटल फंड। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे एक बैलेंस शीट दिखा 1 अप्रैल 2019 का। अब भी मैंने बताया था 1 अप्रैल 2019 मेरे लिए कौन सा डेट है? ओपनिंग डेट है। और क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट पहले से बना के दिया है, तो इसका मतलब मुझे बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्वेश्चन में दिया है और उसके अंदर ही मुझे क्या मिल जाएगा? कैपिटल फंड। देखो लायबिलिटी साइड पे आपको दिख रहा होगा कैपिटल फंड 6,43,000। तो भैया इधर लिख लेता हूं मैं, कैपिटल फंड 6,43,000 मैंने इनर कॉलम में लिखा। सर ऐसा क्यों किया आपने? आपको जो भी बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन रहेगा उसको इनर कॉलम में ही लिखना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए, कोई एडजस्टमेंट आए। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करोगे, उसका अमाउंट इनर कॉलम में ही लिखना है। क्लियर? हमारा पहला स्टेप था कैपिटल फंड, मैंने ढूंढ लिया। दूसरा स्टेप है ओपनिंग बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक। इग्नोर मारने का इसको। सर क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग है और मेरा बैलेंस शीट तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, बराबर है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक को इग्नोर करने का, क्योंकि ये सेम अमाउंट आपको आपके रिसीप्ट साइड पे दिखेगा। अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो आपको रिसीप्ट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, देखो दोनों आपको दिख रहा है और दोनों का अमाउंट भी सेम है, 6,000 और 10,000। इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट का जो कैश है और बैंक है इसको हमेशा इग्नोर करने का। इसमें क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक आएगा जो आपको रिसीप्ट पेमेंट साइड पे मिलेगा। क्लियर है? पक्का समझा? मतलब ये इग्नोर होगा। उसके बाद क्या दिया है? सिर्फ बिल्डिंग दिया है। कहां जाएगा? असेट साइड पे जाएगा। तो बिल्डिंग कितना दिया है? बिल्डिंग 4,000, 4,50,000। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फर्नीचर। क्या है आपका? असेट है। तो इसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ देता हूं, उसके बाद लिखता हूं फर्नीचर। कितना? 72,000। क्या बात है। इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये सब अमाउंट के ऊपर एडजस्टमेंट आ सकता है, इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स कितना है? 45,000। क्या बात है, 45,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है?
कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब आपका क्या है? असेट है। कंप्यूटर लैब कितना है? 60,000। क्या बात है। आई जस्ट होप आपका स्टेप नंबर 2 आपको समझ में आया है प्राजक्ता। पहले कैपिटल फंड फाइंड करने का था, फाइंड किया, कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट करना था, बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट हो गया, एक्सेप्ट कैश इन हैंड कैश एट बैंक छोड़ के पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। 2 स्टेप खत्म। अब नॉर्मल फाइनल अकाउंट जो आप करते थे वैसा ही करना है, मार्किंग करना है कौन सा चीज किधर जाएगा। रिसिप्ट का मार्किंग में इनकम या तो लायबिलिटी, पेमेंट के इसमें एक्सपेंस या तो असेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहला दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन, इग्नोर मारेंगे, ये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में होता है, इसे इग्नोर मारना है। नेक्स्ट ट्यूशन फीस, अब ट्यूशन का जो फीस मिला ये मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, लायबिलिटी होगा, असेट होगा। सर आपने बताया रिसिप्ट मतलब या तो इनकम या तो लायबिलिटी, तो अपने को ट्यूशन फीस जो मिला है वो मेरे लिए क्या हो सकता है? इनकम हो सकता है। वेरी गुड। तो ट्यूशन फीस के आगे लिखना है आई, इनकम। नेक्स्ट टर्म फीस क्या होगा? इनकम। एडमिशन फीस इनकम। डोनेशन ब्रैकेट में वर्ड यूज किया है कैपिटल, इसका मतलब क्या है कि ये जो डोनेशन मिला है किसी काम के लिए मिला है। ये जो डोनेशन मिला है कैपिटल वर्ड यूज किया, मतलब किसी काम के लिए मिला है, और किसी काम के लिए मिला मतलब वो आपका क्या है? लायबिलिटीज है। समझ में आया क्या? अगर इसके आगे वर्ड यूज किया रहता रेवेन्यू, अगर वर्ड यूज किया रहता रेवेन्यू मतलब मेरा इनकम है, लेकिन कैपिटल वर्ड यूज कर लिया मतलब मेरा लायबिलिटीज है। समझ में आया क्या? और लायबिलिटी में भी ये किधर जाएगा मालूम है? कैपिटल में जाएगा। सर क्यों? क्योंकि उधर वर्ड यूज कर दिया है, डोनेशन ब्रैकेट में कैपिटल, मतलब वो डोनेशन किधर डाल दो? कैपिटल में डाल दो, इसलिए मैंने उधर लायबिलिटीज मार्किंग किया है। समझ में आया क्या? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। सर इंटरेस्ट मिला मेरे लिए तो इनकम है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट्स ब्रैकेट में रेवेन्यू वर्ड दिया है, रेवेन्यू मतलब इनकम है। वेरी गुड। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है? इनकम है। नेक्स्ट सन्ड्री रिसीव, सन्ड्री मतलब छोटे छोटे पैसे मिले, 50 रुपए, 60 रुपए, 10,000, जो भी छोटे छोटे पैसे रहेंगे वो आपको मिले, तो इसको आप क्या कहते हो? इनकम कहते हो। सन्ड्री रिसिप्ट छोटा मोटा इनकम है तो मेरे लिए इनकम में चले जाएगा। क्लियर हो गया मार्किंग? पेमेंट साइड पे जाएंगे। पेमेंट में क्या मार्किंग आ सकता है? एक्सपेंस या तो असेट। पहला है सैलरी, क्या होगा? एक्सपेंस होगा। वेरी गुड। उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स, देखो आपको आपके पास बुक दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। लाइब्रेरी बुक्स क्या है? असेट है, तो इसका मतलब ये किधर जाएगा? असेट साइड पे जाएगा। लाइब्रेरी का बुक्स असेट में जाएगा। ऑफिस रेंट कहां जाएगा? सर एक्सपेंस है, रेंट तो मेरे लिए एक्सपेंस होता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस है। इंश्योरेंस एक्सपेंस है। फिर स्पोर्ट्स एक्सपेंस एक्सपेंस है। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है। फर्नीचर असेट है। क्या बात है, फर्नीचर असेट। नेक्स्ट रिपेयरिंग का खर्चा एक्सपेंस है। बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है ये क्लोजिंग बैलेंस है। किसका? रिसिप्ट पेमेंट का, मतलब कैश का। तो कैश का, रिसिप्ट का क्लोजिंग जो है वो आपका असेट है। तो जो हमने ओपनिंग को इग्नोर किया तो यहाँ पे क्लोजिंग लिखने वाले हैं। तो जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है वो आपका असेट है। समझ में आया? तो आपका स्टेप नंबर 3 हुआ मार्किंग। स्टेप नंबर 4 है एडजस्टमेंट। रीड करो, स्टार मार्क करो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो अपने को अब एडजस्टमेंट देखना है। देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। पहला एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹9,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? सैलरी के ऊपर है। तो जाते हैं और सैलरी को मार्क करते, भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम सैलरी को स्टार मार्क करेंगे, आपके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस ₹15,000। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, एडजस्टमेंट ट्यूशन फीस के ऊपर है, तो ट्यूशन फीस को स्टार मार्क करेंगे, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स 9,000, फर्नीचर बाय 10,000। लाइब्रेरी बुक्स और फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है। लाइब्रेरी बुक्स को भी मार्क करेंगे और फर्नीचर को भी मार्क करेंगे। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, मतलब ये हमारा स्टेप नंबर 4 भी हो गया। क्लियर प्राजक्ता? प्राजक्ता अभी तक हम लोग पहला कैपिटल फंड थे, मिल गया, कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट कर दिया, मार्किंग हो गया, एडजस्टमेंट रीड करके स्टार मार्क भी कर दिया।
अब क्या करना है सर, पोस्टिंग करना है। और पोस्टिंग करते समय सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। तो पहला है बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर इसको तो आपने बोला था इग्नोर मारना है, तो इसको इग्नोर मारेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है ट्यूशन फीस, हमने उसके आगे लिखा है आई इनकम, मतलब वो किधर जाएगा, इनकम साइड पे जाएगा। लेकिन सर उसको स्टार मार्क भी किया है। मैंने पोस्टिंग के लिए क्या बताया है, अगर आइटम्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा। क्लियर। अब वो जाने वाला किधर है, इनकम साइड पे, तो हम जाएंगे इनकम साइड पे और लिखेंगे क्या है, बाय, बोलो क्या दिया है, ट्यूशन फीस। कितना है, 90,000। इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। बात समझ में आया। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है टर्म फीस। सर टर्म फीस इनकम में जाएगा, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर, तो इसके नीचे जगह छोड़ देता हूं बाद में, बाय टर्म फीस। कितना है, 3,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद एडमिशन फीस। सर ये भी मेरा इनकम है तो बाय एडमिशन फीस। कितना, 12,000। क्लियर है क्या। नेक्स्ट उसके बाद डोनेशन, ब्रैकेट में कैपिटल, कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड पे, लेकिन कैपिटल में ऐड करेंगे, ऐड डोनेशन। कितना है, क्या बात है, 61,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या है, इनकम है, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर, तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना है, 2,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स, किधर जाएगा, इनकम में, तो इनकम साइड पे बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स। कितना है, 1,20,000। क्लियर है क्या। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सन्ड्री रिसिप्ट, किधर जाएगा, इनकम साइड पे, बाय सन्ड्री रिसिप्ट। कितना है, 11,000। उसके बाद और कुछ है क्या करण, नहीं सर, रिसिप्ट का तो हो गया। पेमेंट साइड पे जाएंगे। पेमेंट में पहला क्या है, सैलरी, एडजस्टमेंट है, हाँ सर, कहां जाएगा, एक्सपेंस में, ये आपका एक्सपेंस है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे टू सैलरी। कितना है, 90,000 इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है। प्रोजेक्ट तक क्लियर है क्या। नेक्स्ट नया उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है लाइब्रेरी बुक्स। अब ये पेमेंट हुआ है, पेमेंट मतलब आपने बुक्स खरीदा रहेगा तो आपने पे किया ना, पेमेंट मतलब पैसा गया ना, किधर गया, बुक्स में। इसका मतलब है कि आपने लाइब्रेरी बुक्स परचेज किया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे परचेज। समझ में आया। सर हमने वहां पे असेट लिखा, देखो असेट साइड पे ही लिख रहा हूं मैं, खाली ऐड किया। कितना, 90,000। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, 14,000, भड़कने का क्या है, होता है 14,000। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ऑफिस रेंट, कहां जाएगा, एक्सपेंस में। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो टू ऑफिस रेंट। कितना है, 10,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, किधर जाएगा मनोहर, एक्सपेंस साइड पे, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है, 22,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सन्ड्री का एक्सपेंस, छोटा मोटा खर्चा एक्सपेंस में जाएगा, टू सन्ड्री एक्सपेंस। कितना है, 12,000। वेरी गुड। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस। एक तोतले ध्यान दे इधर, इंश्योरेंस किधर जाएगा, एक्सपेंस में, तो टू इंश्योरेंस। 10,200। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस। अरे ये भी एक्सपेंस है, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, स्पोर्ट्स एक्सपेंस। कितना है, 8,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट उसके बाद एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, तो टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। कितना, 9,000। नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर, कहां जाएगा, असेट में। आपके पास पहले से फर्नीचर है, मतलब आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो हम ऐड करेंगे परचेज। कितना,
50,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद है रिपेयर्स। कहां जाएगा, एक्सपेंस साइड पे, तो 2 रिपेयर्स 15,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैलेंस कैरी डाउन। किसका बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, तो कैश का बैलेंस कैश में चले जाएगा। कैश इन हैंड कितना है, 4,800। कैश एट बैंक कितना है, 70,000। क्या बात है। तो अब स्टेप एक बार रिकलेक्ट करते सब। पहला कैपिटल फंड बैलेंस शीट से मिल गया था, कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट, कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट हो गया। मार्किंग हमने किया, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट। एडजस्टमेंट स्टार मार्क किया, पोस्टिंग किया, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, नहीं तो सब अमाउंट आउटर कॉलम में। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 6 पे, क्या है, सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग 2 इफेक्ट, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करेंगे। चलो स्टार्ट करते, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹9,000। मतलब क्या है इसका, करण, आउटस्टैंडिंग का मतलब है पैसा देने का बाकी है। अब सैलरी है तो देने का है, हाँ या नहीं। अब आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, सिंपल वर्ड में ये रखो कि आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, या तो मिलने का बाकी है या तो पे करने का बाकी है। अंडरस्टूड। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, या तो पे करना है या तो रिसीव करना है। अभी क्वेश्चन में बोला है आउटस्टैंडिंग सैलरी, और सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, दिख रहा है आपको। मतलब अभी भी सैलरी का खर्चा बाकी है, खर्चा बाकी मतलब पे करना है, समझ में आया। और मैंने आपको बता के रखा है, जब भी वर्ड आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या करना है, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। हमेशा याद रखना, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, बाकी मतलब पे करना है या तो रिसीव करना है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आया क्या, तो आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, तो भैया ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना बाकी है, 9,000। जैसे ये 9,000 अमाउंट लिखा, मुझे करण ने बोला सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। सर आपको कैसे मालूम, हमने स्टेप पे लिखा है, सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। बराबर है कि नहीं। तो भैया इधर डेबिट साइड है, डेबिट साइड पे मैंने क्या किया, ऐड किया। हमेशा याद करो कि ऐड करने से इफेक्ट सेम रहेगा, ऐड करने से इफेक्ट सेम रहेगा, और माइनस करने से इफेक्ट बदल जाएगा। ऐड करने से इफेक्ट सेम रहेगा और माइनस करने से इफेक्ट बदल जाएगा, कोई भी साइड पे। ओके, अब डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, क्योंकि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट है, एक अमाउंट डेबिट में और एक अमाउंट क्रेडिट में। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट इफेक्ट। तो दूसरा कौन सा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने अभी बताया, बाकी है, मुझे पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पे जाएंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना बाकी आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर 9,000। डायरेक्टली 9,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। समझा दो इफेक्ट। उसके बाद क्या है, सर सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, ट्यूशन फीस 15,000 बाकी है सर, वापस से ट्यूशन फीस। अब ट्यूशन फीस क्या है, इनकम, मतलब मुझे पैसा मिलने का बाकी है। पहले सैलरी पे करना था, अब मिलने का बाकी है। सर वर्ड आउटस्टैंडिंग आया, आपने बताया आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, मतलब सर इधर भी ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड, ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना है, 15,000। जैसे ही लिखा, करण बोला सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब सोचना है मुझे ट्यूशन फीस मिलने वाला है, पे थोड़ी करने का है, बाकी है ना, मतलब मिलेगा। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। तो असेट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। कितना बाकी है, 15,000।
एडजस्टमेंट समझ में आया क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, देखते हैं क्या दिया है। डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय ₹9,000, फर्नीचर बाय 10,000। लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन देना है कितना? 9,000 रुपए। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है सोनाली? असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब है असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना है। किस में से? लाइब्रेरी बुक में से। तो भैया पहला तो इसका टोटल कर लेता हूं। इसका टोटल है 9,000 और 5 59,000 बराबर है। 45 पहले था, 14 आया तो 59 हुआ। अब डेप्रिसिएशन देना है तो लेस डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 9,000 रुपए। लाइब्रेरी बुक पे 9,000 बोला है ना, तो 9,000 कम किया। जैसे ही ये अमाउंट लिखा, करण की आवाज आ गई, सर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट मतलब कौन सा साइड? डेबिट साइड। असेट मतलब कौन सा साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे क्या किया? माइनस किया। माइनस करने से इफेक्ट बदल जाएगा, तो ये डेबिट साइड पे नहीं आएगा। कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? क्रेडिट इफेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? असेट मतलब डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और एक क्रेडिट, बराबर है। फिर से सुनो, वापस से बता रहा हूं। क्वेश्चन में दिया है लाइब्रेरी का वैल्यू था 9,000 रुपया, डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना। तो माइनस किया 9,000। जैसे ही माइनस किया, करण बोला सर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कोई भी कम करेगा तो मेरे लिए तो नुकसान ही है। प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होगा तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स, कितना? 9,000 रुपए। बात समझ में आया क्या? क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन बोला है 10,000 रुपए। फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन है? 10,000 रुपए, बराबर है। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, तो पहले इसका भी टोटल ले लेता हूं। इसका टोटल 1,22,000 बराबर है। अब डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना। तो लेस डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। अरे समझा? बट जैसे ही 10,000 लिखा, करण बोला सर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू फिर से कम हो रहा है, मेरे लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है एक्सपेंस साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना? 10,000। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, एडजस्टमेंट खत्म हो गया। जैसे ही एडजस्टमेंट खत्म हुआ, अब क्या करना है? क्लोजिंग करना है। अब क्लोजिंग में ये तो है ही नहीं अपने पास, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज होगा। जब ये क्लोज होगा तो क्या मिलेगा? सरप्लस या डेफिसिट। और जब बैलेंस शीट क्लोज करोगे तो क्या होगा? टैली होगा। क्लोजिंग करने के लिए रूल क्या है? सारे अमाउंट आउटर कॉलम में होने चाहिए। तो पहले अपन सब अमाउंट को आउटर कॉलम में डालते हैं। 9,000 में, सॉरी 90,000 में 9,000 ऐड होगा, ये 99,000 हो जाएगा। सब बाहर है? हाँ सर। इधर 90,000 में 15,000 ऐड होगा, 1,05,000। क्या बात है, समझ में आया क्या? अब टोटल देखते हैं कौन से साइड का ज्यादा लग रहा है। 1,00,000, 1,20,000 यही ज्यादा लग रहा है, तो इस साइड का टोटल ले लेते। मतलब रिसिप्ट मतलब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है। जब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो पैसा बचेगा, और बचेगा तो अपन क्या लिखेंगे? सरप्लस लिखेंगे। समझ में आया? चलो टोटल करते हैं। 30 30 30 30 30 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा। क्लियर है? 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 1 ऊपर। समझ में आया क्या? एक और एक 2, 2 और 2 4 और 1 5। क्लियर? एक और एक 2, तो यहां पे आया 2,53,000। तो ये बाजू का टोटल सेम दोनों बाजू लिखना पड़ता है। तो 2,53,000। मेरे पास इनकम कितने का हुआ? 2,53,000। उसमें से ये खर्चा है, अपने को क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस करते 30 30 30 30 30, इधर 200 है। 30 30 30 30 30 30, 200 में
800 ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा, मतलब 3 जीरो आ जाएगा ना। तो 200 में 800 ऐड करूंगा तो 3 जीरो मतलब 1000 आएगा, तो 3 जीरो आ गया और एक ऊपर आ गया। क्लियर है? 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 31 में 5 ऐड करेंगे, 31 में 5 ऐड करेंगे 36, 36 में 9 ऐड करेंगे 45, 45 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 45 में 8 ऐड करेंगे तो 53 आएगा, तो 53 का 3 और 5 ऊपर। अरे समझा? 9 और 5 14, बराबर है कि नहीं? 14, 14 प्लस 15, 15 16 17 18 19 20 21, 21 में कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25 का 5 इधर और 2 कैरी, 2 में तो 0, मतलब कितना प्रॉफिट आया? 48। प्रॉफिट नहीं, सरप्लस। समझ में आया? तो हमको यहां पे सरप्लस मिला तो लिखूंगा 2 सरप्लस। समझ में आया क्या? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अभी इसको हमने किधर ट्रांसफर किया? बैलेंस शीट में। तो यहां से कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। ऐड सरप्लस। क्या बात है! कितना? 48,800। समझ में आया क्या? अब कैपिटल फंड का टोटल, और इधर आएंगे और इसको सबको बाहर करेंगे तो टैली हो जाना चाहिए। चलो देखते। 3 0 3 0 800 हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 1 ऊपर, बराबर है। 6 4 10 और 1 11, 11 और 4 15 और 1 7, तो 7,52,800। अब ये बाजू का बाकी था सर, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 4,50,000, बराबर है। इस पे एडजस्टमेंट था, 1,22,000 में 10 माइनस करोगे तो 1,12,000 आ जाएगा। 59 में 9 माइनस करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। सर कंप्यूटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली 60,000। और कुछ है क्या? नहीं। अब दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। चलो टोटल कर लेते। 3 0 3 0 तो 800, यहाँ पे 800 है ना। 9 2 11, 1 5 और 1 6 और 7, 7,61,800। ये बाजू का टोटल कर लेते। 3 0 3 0 3 0 3 0 800 3 0 3 0 800। समझ में आया? चलो 0 2 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 का 1 और 1 ऊपर, बराबर है। 1 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 6, 12 और 6 18, 18 और 7, 18 7 25, 25 और 1 26, 26 का 6 और 2 ऊपर, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो ये आया 7,61,800। समझ में आया? तो इस तरह से तुम्हारा एनपीओ का सम नंबर 11 कंप्लीट होता है।